हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड रसायन। हम लोग पहले भी ये जान चुके थे साइंस क्या होती है। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साइंस क्या होती है, साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, साइंस के कितने ब्रांच होते हैं, साइंस के किस ब्रांच में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो विशेष रूप से आपको 9th क्लास की जब फिजिक्स लेक्चर नंबर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट अपलोड की जाएगी तो उसमें बता दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखते हैं रसायन शास्त्र के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक निर्जीव एंड अदर सजीव। सजीव के बारे में अध्ययन करना है तो हमें बायोलॉजी में जाना पड़ेगा, जीव विज्ञान में, एंड निर्जीव के बारे में अध्ययन करना है तो हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भौतिक और रसायन में अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रसायन। तो देखिए, रसायन एक वर्ड लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है केमिया। केमिस्ट्री किससे मिलकर बना हुआ है, लैटिन वर्ड है केमिया। केमिया से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, केमिस्ट्री। केमिया से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, केमिस्ट्री। देखिए, केमिया का जो अर्थ होता है ना, क्या, केमिया मीन्स केमिकल, रसायन। हम यहाँ से कह सकते हैं ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रसायनों तथा पदार्थों के संगठन एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब देखिए, अगर पदार्थ, सपोज कीजिए मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर है। अब इस मार्कर के बारे में हमें जानने की उत्सुकता हुई है कि ये मार्कर किस पदार्थों से मिलकर बना है, ये किस प्रोसेस पे काम करती है, क्या हो अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितने देर तक लिख सकते हैं, क्या हो इसको इस तरह से उल्टा करके लिखेंगे तो अब कितने देर तक लिख सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि स्पेस में हम बॉल पेन से नहीं लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, अतः बॉल पेन को वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें किस में पढ़ने को मिलेगी, साइंस में पढ़ने को मिलेगी। इसी तरह देखिए, इस जो पदार्थ है ऊपर से देखने में लग रहा है क्या, सॉलिड, तो सॉलिड फेज में है। इस पदार्थ का हमें गुण के बारे में पता चल रहा है, ये क्या, सॉलिड फेज में है। तथा ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये फैब्रिक है। अब ऊपर से देखने में तो ये पता चल रहा है कि प्लास्टिक का मार्कर है जो किस अवस्था में है, भौतिक अवस्था में है। बट इसके आंतरिक गुणों को अध्ययन करेंगे, जैसे इसमें एक विशेष प्रकार की केमिकल है जिसके द्वारा हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में जो केमिकल है, इस केमिकल के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें साइंस के किस ब्रांच में जाना पड़ेगा, विज्ञान के किस शाखा में जाना पड़ेगा, रसायन शास्त्र। रसायन केमिस्ट्री एक केमिया वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लैटिन केमिया वर्ड से, जिसका मतलब क्या होती है, केमिकल या रसायन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रसायन तथा पदार्थों के संगठन एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब गुणों में इसके भौतिक गुण भी आ जाएंगे और रासायनिक गुण भी आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर हम विज्ञान की बात करते हैं ना, विज्ञान के हम लोग 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। भौतिक, रसायन एंड जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान में हम लोग ओनली सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जितने भी सजीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और भौतिक प्लस रसायन में हम लोग निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जहां पे केमिस्ट्री आएंगे वहां पे साथ में कुछ ना कुछ फिजिक्स का वर्ड भी आएगा। जैसे मैंने बोला, इस पदार्थ के बारे में अगर हमें जानना है तो इसके भौतिक गुण देखना पड़ेगा और रासायनिक गुण देखना पड़ेगा। इसी तरह देखिए, मतलब कहीं ना कहीं जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो साथ में कुछ ना कुछ वर्ड फिजिक्स के भी आएंगे। और साथ में भी केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो साथ में क्या आते हैं, बायोलॉजिकल टर्म भी आते हैं। जैसे डिजीज, किसी रोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए क्या, कोरोना वायरस कोविड-19 फिलहाल चल रही है ना,
इसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें बायोलॉजी के ब्रांच में जाना पड़ेगा। ये किस तरह से फैल रही है, ये हमारे किस ऑर्गन पे डिफेक्ट कर रहा है, किस ऑर्गन पे ये प्रभाव डाल रहा है। उसके बाद देखिए, अब इसके लिए इस कोविड-19 कोरोना वायरस की डिजीज को रोकने के लिए हम लोग कई तरह का एंटीबायोटिक दवा का यूज कर रहे हैं, वैक्सीन का यूज कर रहे हैं। ये जो वैक्सीन है एंड मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन आते हैं सभी कहीं ना कहीं रसायनों से मिलकर बना हुआ है। जितनी भी वैक्सीन आते हैं कहीं ना कहीं उनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो अब रसायन देखिए, इसीलिए रसायन और जीव विज्ञान में भी एक संबंध है। अगर इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो फिर मेडिसिन का, दवाइयों का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। फादर ऑफ रसायन जिस प्रकार हम लोग जानते हैं, एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखे थे भाई CBSE क्लास 9 कि फादर ऑफ हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई जनक होते हैं, कोई ना कोई तो वो व्यक्ति होते हैं ना जिन्होंने सर्वप्रथम उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानने की, लिखने की उत्सुकता उनके अंदर आई होगी, एक जुनून आया होगा कि मैं इसके बारे में अध्ययन करके लिख सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ। देखिए, वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने रसायनों के बारे में कुछ केमिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहा, उनके बारे में लोगों को बताना चाहा, उनके बारे में किताब लिखना चाहा, वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। एक हम लोग पढ़े थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंटोनी लेवोजियर, इनको बोला जाता है रसायन शास्त्र का जनक, द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और भाई इनको ही क्यों बोला जाता है जनक? अब जनक उसको बोलते हैं जो सर्वप्रथम उसके बारे में कुछ जानकारियां लोगों के बीच शेयर करे। तो देखिए, अब इनको बोला जाता है कुछ ना कुछ तो इस क्षेत्र में अच्छे कार्य किए होंगे ना, तभी तो इनको बोला जाता है रसायन शास्त्र का जनक, रसायन विज्ञान की जनक। तो देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में इन्होंने लगभग 109 तत्वों के बारे में लिखा था। इन तत्वों के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनका संगठन किस तरह से हुआ है, इनका विघटन हम किस तरह से कर सकते हैं, इनके बारे में इन्होंने एक बुक में लिखा द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा और भी कई काम किए, और भी कई कार्य किए रसायन के क्षेत्र में, जिनके माध्यम से इनको बोला जाता है रसायन शास्त्र का जनक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण भी यही किए थे। कौन किए थे भाई? एंटोनी लेवोजियर। देखिए, हाइड्रोजन के डिस्कवरी कोई और पर्सन किए थे, हेनरी कैवेंडिश। कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन जो हम लोग देखते हैं ना, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें प्रथम तत्व जो आता है क्या आते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन की डिस्कवरी कौन किए थे, उनको खोज कौन किए थे? तो वो कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने केवल इतना बताया था कि एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 1 है, परमाणु भार 1 है। तो देखिए, इन्होंने बस इसके गुणों के बारे में बताया था, ना कि इनका नामकरण किया था। तो अगर डिस्कवरी की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश। बट इनका नामकरण, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम कौन दिए? एंटोनी लेवोजियर। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नाम कौन दिए? एंटोनी लेवोजियर। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं रसायन शास्त्र। अब रसायन शास्त्र में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या नहीं पढ़ने को मिलेगा, ये तो आप सभी कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने बोला जब क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 आप लोग, उस समय आपको ये बता दिया जाएगा विज्ञान क्या होती है और इसके ब्रांच में क्या है, इसके ब्रांच में किस ब्रांच में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसे देखिए, शाखाओं की बात करें हम ना, तो जिस तरह से बायोलॉजी के कई शाखाएं होती है, उसी तरह रसायन की भी
कई शाखाएं होती हैं, कई शाखाओं में रसायन को विभाजित किया गया है, बट हम लोग मुख्य शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। तो देखिए सर्वप्रथम भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन एंड अकार्बनिक रसायन। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, एंड इन्वायरमेंटल साइंस, एंड ऑर्गेनिक साइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं कहीं बहुत शाखाओं में इनको डिवाइड किया गया है, बट अगर हम मुख्य शाखाओं की बात करते हैं तो वो कितने हैं? 3। कौन कौन? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन एंड अकार्बनिक रसायन। अब देखिए केमिस्ट्री में, रसायन में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा? पदार्थों के बारे में। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पदार्थों का भी ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज इसमें जितना भी पढ़ना है पदार्थों का, जैसे हम जानते हैं कोई भी पदार्थ का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? अणु एवं परमाणु मिलकर। तो कहीं ना कहीं अणु एवं परमाणु जानने से पहले हमें पदार्थों के बारे में जानना चाहिए ना। तो देखिए ये आप लोग नोट नहीं कीजिएगा फिलहाल, क्योंकि कई ब्रांच होते हैं, बट ओनली हम लोग मुख्य ब्रांचों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। पदार्थ को हम देखिए, जब भी मैंने बोला था जब भी केमिस्ट्री पढ़िएगा तो साथ में क्या आएंगे? फिजिक्स आएंगे। तो पदार्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 प्रकार से, उनके गुणों के आधार पे 2 प्रकार से, भौतिक गुणों के आधार पे एंड अदर रासायनिक गुणों के आधार पे। तो पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पे इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस क्या होती है? ये तो ऐसे तो आप लोग इतने भी तो अनपढ़ नहीं होंगे ना कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में नहीं जानते होंगे। हर कोई जानता है, क्योंकि हम लोग जब भी 5 से 6 में जाते हैं उस समय से ही हम लोग ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस इसके बारे में रटना शुरू कर देते हैं। बट अब रटना नहीं है, केवल ओनली हमें समझ होनी चाहिए किस तरह से हम लोग लिखेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। रटकर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो देखिए ठोस, जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, द्रव आकार अनिश्चित होगा परंतु द्रव्यमान निश्चित होगा। और गैस की बात करें तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। इतना तो आप सभी जानते होंगे ना कि ठोस किसको बोलेंगे? जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स हो। जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर का आकार फिक्स है, इसको कहीं पे भी रखेंगे तो ये इसी इतना ही जगह एडजस्ट करेगा जितना ये है। इसको बाल्टी में रखिए या किसी भी बर्तन में रखिए, कहीं पे भी रखिए, इसका आकार कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। रसायन जिस और इसका वेट भी नहीं बदलता है, कहीं पे ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ पे अगर 10 ग्राम के है तो घर पे ले जाएंगे तो 2 ग्राम के हो जाएंगे, नहीं, जितना वजन इसका यहाँ पे होगा उतना वजन ही वहां पे भी होगा। द्रव आकार निश्चित हो अनिश्चित होता है, बट आयतन निश्चित होता है। जैसे देखिए इंक, ये इंक है, अभी ये क्या इस डिब्बा में रखा हुआ है, इस डिब्बे के आकार के है। अगर इसको हम दूसरे बर्तन में रखेंगे तो जिस बर्तन में इसको रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। जैसे सपोज कीजिए क्या, ये एक और मेरे पास डिब्बा है, अगर इसमें देखेंगे तो इसका आयतन कहीं ना कहीं बड़ा है, तो इसमें देखिए जो इसका आकार होगा ये इतना साइज में होगा, बट इस छोटे से डिब्बा में एडजस्ट करेंगे तो इस केमिकल का, इसके अंदर जो केमिकल है
जो इंक है उसका आकार इसके साइज में आ जाएगा। अगर इसको और बड़े में रखेंगे तो इसका साइज और बड़े आकार में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका आकार फिक्स नहीं होता है, बट आयतन फिक्स होता है। और गैस का ना आकार फिक्स होता है भाई और ना आयतन, इसका दोनों अनिश्चित। कहीं पे रखे जहां रखेगा उधर से ही भागना शुरू कर देगा। तो इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इनके बीच का आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा ज्यादा और गैस की अपेक्षा कम होती है। इनके बीच का आकर्षण बल सबसे कम होती है, ना के बराबर होती है। और आकर्षण बल ही है जो इसके अणुओं को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। इनके अणुओं के बीच का अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम एवं गैस की अपेक्षा ज्यादा होती है। और इसका अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होती है। इसके एक अणु देखिए, गैस के क्या होते हैं ना, सपोज कीजिए इसमें क्या है, गैस है, इसके एक अणु यहाँ होगा, एक अणु यहाँ होगा, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ। इसके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक स्थान होता है ना बहुत ज्यादा होता है। और ठोस की अपेक्षा गैस द्रव की बात करें तो इसके बीच में ज्यादा होता है, बट उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि गैस में होता है। और ठोस में बात करें तो इसके अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। एक अणु दूसरे से इजीली कॉन्टेक्ट रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद देखिए, ये हम लोगों ने देखा था किसके आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थों का संगठन। इसके बाद देखिए एक दो और होते हैं, एक होता है क्या, प्लाज्मा, और दूसरा बोस-आइंस्टीन थ्योरी। तो प्लाज्मा अवस्था कब होती है, जब किसी भी पदार्थ को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब उसकी प्लाज्मा स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य हम लोग जानते हैं कि वो एक आग का गोला है। उसके बीच में देखिए हमेशा देखिएगा ना, इसके जो अंदर का लिक्विड है तो वहां का सोचिए टेम्परेचर तो सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगी सूर्य के। तो इसके अंदर की जो है क्या पदार्थ है वो किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। या तो और क्या हम कर सकते हैं, जो हमारे पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलती है, तो जो ज्वालामुखी निकलती है लावा, वो भी किस अवस्था में रहती है, प्लाज्मा अवस्था में। अगर हम आयरन को पिघला दें, आयरन को हाई टेम्परेचर पे सब मतलब अधिक तापमान पे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो किस अवस्था में आ जाएगी, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था और लिक्विड में यही अंतर है। अगर लिक्विड क्या, पानी को अगर यहाँ से करिएगा ना कि डायरेक्ट पानी की तरह मतलब बह जाएगी, अगर यहाँ से यहाँ गिर रही है तो यहाँ से बह जाएगी। बट आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे ज्वालामुखी निकलती है वहां से ये जो बहते हैं वो कब मतलब ये पानी की तरह नहीं बहेंगे, ऐसा ठोस आकृति में यहाँ से इसको डिवाइड करेगा, ठेलेगा, तभी ये बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं पदार्थों के रासायनिक गुणों के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया। देखिए इसके रासायनिक गुणों के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ एंड अदर अशुद्ध पदार्थ, प्योर मटेरियल एंड इम्प्योर मटेरियल या इम्प्योर मैटर। अब शुद्ध पदार्थ में दो आते हैं, तत्व, यौगिक। अब तत्व किसको बोलेंगे, तत्व किसको बोलेंगे, जिसका निर्माण ओनली एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर हुआ हो और इसके सभी इस पदार्थ के अवयवों के गुण हर एक प्रत्येक अणु में एक समान हो। जैसे क्या, आयरन। अब आयरन का एक गुण है कि क्या, चुंबक को अट्रैक्ट करती है। अगर ये चुंबक को मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेगी, नहीं, ये एक शुद्ध मटेरियल है, एक तत्व है, एक मेटल है, जिनके अणु मतलब कि जो अणु यहाँ पे होगा वही अणु इसके इस भाग में भी होगा। जो चुंबक इसको अट्रैक्ट करेगा वही चुंबक इसको भी अट्रैक्ट करेगा। और यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का। जैसे H2O। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो अणु होंगे एंड ऑक्सीजन के एक अणु। कहीं न कहीं ये फिक्स रेशियो है। अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 और ऑक्सीजन 2। ये फिक्स रेशियो है। कहीं न कहीं हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। CO2 कार्बन के एक अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, जब ये फिक्स रेशियो में मिलेंगे तभी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम इसको C को 2 कर देंगे, O को सिंगल कर देंगे तो क्या CO2 का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो कहीं न कहीं यौगिक हम उसको बोलेंगे
जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, फिक्स अनुपात में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे बनने वाले पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। अब तत्व की बात करें ना तो तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु एंड मिश्र धातु। तत्व सिंपल सा, आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे ना, उसमें लगभग 118 एलिमेंट, 118 तत्वों के बारे में अध्ययन किया गया है। तो देखिए ये तत्व कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का शुद्ध मटेरियल है, शुद्ध पदार्थ है, और तत्व को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, धातु, अधातु, मिश्र धातु। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। अयौगिक, जब दो तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। बट दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाइएगा, कोई अनुपात फिक्स नहीं है, आप जिस अनुपात में चाहेंगे उस अनुपात में मिला सकते हैं, तो उससे किसका निर्माण होती है? मिश्रण का। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। अब मिश्रण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण एंड दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब ये क्या होती है, ये तो हमें 9th क्लास में पढ़ना था। अब उतना तो आप लोगों को बताया नहीं जाएगा ना, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, आपको उतना ही बताया जाएगा जितना आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो देखिए सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। सपोज कीजिए एक बर्तन लिए हैं, एक इधर अलग बर्तन लिए हैं, इस दोनों में क्या है, H2O है, पानी है, एक में हम क्या डाले हैं, चीनी डाले हैं, एक में क्या डाले हैं, बालू डाले हैं। अब देखिए, अब चीनी डाले हैं या वाटर में क्या डाले, चीनी डाले हैं, ये तो जरूरी नहीं है ना भाई कि हम फिक्स अनुपात में डाले होंगे। मे भी हो सकता है 1 लीटर पानी है तो 100 ग्राम चीनी हो सकता है, 200 ग्राम चीनी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये जो बनेगा मिश्रण बनेगा। इसी तरह क्या, हम वाटर में जब बालू को डालेंगे तो ये भी क्या बनेगा, मिश्रण ही तो बनेगा ना, ये भी कोई फिक्स अनुपात नहीं है, जितना भी बालू आप उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जब चीनी को डाला गया ना, तो इसके जो चीनी के अणु थे, जो चीनी के कण थे, वो वाटर के अणु के साथ, कण के साथ पूरी तरह घुल गए। इसके अणु मतलब कहीं पे आप देखिएगा तो इसके अणु, इसके कण दिखाई नहीं देंगे। बट इसी तरह अगर हम बालू की बात करें तो ये बालू जब तक इसको घोलेंगे तब तक घुला हुआ रहेगा, और इसके जितने भी कण है वो हमें दिखाई देते रहेंगे। अगर कुछ देरी के लिए इसे छोड़ दिया जाए तो इसके जो कण बड़े बड़े होंगे वो आनकर नीचे तल में बैठ जाते हैं। बट चीनी में क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। चीनी के जितने भी अणु है ये पूरी तरह घुल जाते हैं, कहीं पे भी देखिएगा तो एक समान दिखेंगे, यहाँ पे भी देखिएगा तो जितना चीनी और पानी यहाँ पे उतना ही चीनी पानी यहाँ पे होगा। लेकिन बट विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, नहीं, अगर यहाँ पे देखिएगा तो पानी कम है, बालू कम है, पानी ज्यादा है, बट नीचे में देखिएगा तो बालू ज्यादा है, पानी कम है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनके बीच का जो क्या कह सकते हैं मिश्रण होते हैं ना, इसको हम इजीली देख सकते हैं, इसके अणु को कणों को मिला हुआ जो है उसको देख सकते हैं। बट समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद देखिए हमें पढ़ना क्या है, आम्ल क्षार लवण, या तो आम्ल भस्म लवण। भस्म को ही हम लोग क्षार या क्षारक बोलते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर नंबर 2। देखिए अब चैप्टर नंबर 2 ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक ऑफलाइन क्लास चली थी, उसके बाद लॉकडाउन हुई है, तो जितने भी बच्चे कहीं ना कहीं तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ ही चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म और लवण। अब उसमें भी हम पढ़ेंगे तो पदार्थ के ही गुण पढ़ेंगे ना, कि पदार्थ के 3 गुण होते हैं, कि कुछ पदार्थ एसिड अम्लीय अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ क्षारीय अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ न्यूट्रल होते हैं, लवण होते हैं, उदासीन होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां भी हम लोग पढ़ेंगे तो पदार्थ के गुण ही तो पढ़ेंगे ना,
तो वहाँ पढ़े उससे पहले हमें पदार्थ के बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। ऐसे उतना तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बिकॉज हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस पे पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, किस तरह ऑब्जेक्टिव का प्रश्नों का आंसर देना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे।